Hello, everyone, and welcome to this special episode of DocuBath Rise and Grind, where we talk about everyday's issue that affect us all. In each episode, we explore important topics that impact our daily lives, bring in experts who share valuable insights and practical tips with us. Whether it's a work-life balance, health, or personal growth, we are here to help you find the solution and thrive. I have with me my co-host Kathleen. This is Kathleen here. Today we are excited to welcome Mr. Dinesh, a renowned wellness expert who specializes in stress management, mindfulness, and helps busy professionals find this rare thing called balance in their lives. Since many of us are struggling with work and personal well-being, so Mr. Dinesh is here to give us some simple but powerful techniques on how we can make a big difference. So if you're feeling overwhelmed or anxious, stay with us and let us dive into some advices that he has on how to survive and thrive in this fast-paced world. As you know, आपको पता होगा कि अभी AI का तो बहुत चल रहा है. आप जहाँ पे भी देखो AI का हो रहा है, AI कुछ ना कुछ कर रहा है. आपका क्या ओपिनियन है? और अगर आपने डॉक्यूबात कभी यूज किया है? AI के ज़माने में है तो उसके लिए अस्तित्व को धन्यवाद देना चाहिए कि ये सारा फास्ट ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहा है. और हमारे जैसे पहले जो चेंजेस होते थे 100 साल में ज़्यादा चेंजेस होते थे, फिर 20-25 साल में चेंजेस होने लगे. अब तो ऐसा है कि हर दिन हम उठते हैं तो नए चेंजेस टेक्नोलॉजी में, साइंस में हो रहे हैं. तो इस हिसाब से अभी हमारे इरा में ये AI आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो मैंने भी काफ़ी ऐप्स डाउनलोड किए हैं. उस हिसाब से जैसे मेरी मुलाकात वर्चुअली जो समरीन जी से हुई, जो आपकी कलीग है, तो उन्होंने बताया डॉक्यूबात के बारे में. तो फिर मैंने उसके बारे में भी देखा और मेरे फ्रेंड को भी बताया, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें यूज़ करना शुरू किया. तो डॉक्यूबात का भी उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है. वैसे जो AI रिलेटेड जो ऐप्स और टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो डेफिनेटली जो हमारा भारत का जो धरोहर है, स्पिरिचुअलिटी या फिर आयुर्वेदा, योग, तो उसको मर्ज करते हुए या AI के साथ उन चीज़ों को जोड़ते हुए हम काफ़ी कुछ दुनिया को दे सकते हैं. जैसे हमारी जो भारत की एक बहुत व्याख्या प्रचलित है, जो सबको पसंद है और सब उसके ऊपर चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पा रहे, वह है वसुधैव कुटुंबकम. तो AI जैसे माध्यम से द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, इसकी ओर हम बढ़ सकते हैं. और भारत जो भारतीय धरोहर है और जो AI है, उनको एक साथ मिलाकर घर पे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे हम जो हमारा मकसद है भारतीयत्व का, जो वसुधैव कुटुंबकम का मकसद है, और हार्मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस का जो मकसद है, वो हम इन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ज़रूर साध्य कर सकते हैं. तो जैसे आपने कहा कि AI के बारे में मुझे क्या लगता है, तो मैं बहुत आशावादी हूँ. AI और AI रिलेटेड जो इनोवेशन हो रहे हैं, जिसमें डॉक्यूबात भी आता है. तो जैसे डॉक्यूबात के थ्रू मेरे दोस्त ने बताया कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च बेस्ड आर्टिकल उनको मिले वहाँ पर. और जैसे रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन उसको अलाइन किया जाए AI के साथ और ऐसे डॉक्यूबात जैसे ऐप के साथ, तो हम इजीली उन रिसर्च को अपने माइंड में इनकलकेट कर सकते हैं. और फिर इनकलकेशन के बाद जो कॉन्टेम्पलेशन होगा, उसके थ्रू हम डिस्ट्रप्टिव इनोवेशंस, नए नए आइडियाज, क्रिएटिविटी जनरेट कर सकते हैं. तो AI का और AI रिलेटेड जो ऐप्स हैं, उनका बहुत फ़ायदा अभी आने वाले समय में हो रहा है और उसका लाभ मैं भी थोड़े लेवल पर ले रहा हूँ. डेफिनेट सर, जैसे आजकल बहुत ज्यादा बर्नआउट होता है, राइट? कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल एग्जॉस्शन हो जाता है यंग प्रोफेशनल को, या डेली जो ऑफिस जाते हैं, वैसे ये एक बड़ा इशू है आजकल के टाइम पे. आप कैसे प्रोफेशनल को वेलनेस के थ्रू स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करते हैं? कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, जैसे योग और ध्यान. और मोटा मोटा कहा जाए तो योग यह क्षेत्र है. लेकिन योग के बाद जैसे उसका जो प्रचलन हुआ वो वेस्टर्न में गया, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अपभ्रंश होता ही है. तो हम यहाँ पर कहते हैं बुद्ध, कृष्ण, योग, तो लेकिन उसका अपभ्रंश होके हो गया बुद्धा, कृष्णा, योगा. तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, वो रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं तो हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं. क्योंकि हमारा जो सूत्र है कर्मयोग का, उसमें 6-7 प्रमुख दीपस्तंभ आते हैं, जिसमें फर्स्ट दीपस्तंभ है एक्सेप्टेंस. तो हम स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं. तो वही जो बात है कर्मयोग की, अगर हम अपने रूट्स को पकड़े, जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, तो अभी ये व्याख्या नहीं प्रचलित हुई है कि जो IT प्रोफेशनल्स है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो पीपल है,
वह तो आगे बढ़ता रहेगा, नए नए ड्रेसेस चेंज हो गए, हेयर स्टाइल चेंज होगी, बाहर का दिखावा सारा चेंज होता रहेगा। लेकिन जो हमारी जड़ें हैं, उन जड़ों को अगर हम पकड़े रहे तो फिर कितना भी हम पतंग के हिसाब से आसमान में उड़े तो हमारी डोर शायद कटेगी नहीं। तो डोर सलामत रखने के लिए जो अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स जो बर्नआउट का इशू चल रहा है, जो मेंटल स्ट्रेस है या फिर फिजिकल फटीग, टायर्डनेस इशू जो आ रहे हैं, तो मैं हमेशा उनको लेके आता हूँ बैक टू द ओरिजिन। जैसे पतंजलि योग सूत्र में एक शब्द है, उसका नाम है प्रतिप्रसव। यानी प्रसव यानी जो माँ के गर्भ में हम जहाँ पर होते हैं वहां पे ले जाने की कोशिश। तो योग हमारा यही सिखाता है कि हम बैक टू द ओरिजिन हो, हमारे रूट्स तक पहुंचे, और जैसे हम रूट से यात्रा करेंगे फिर जो हमारी डोर जाएगी आगे कितनी भी, तो हमारी पतंग जो है वो कटेगी नहीं। तो उस हिसाब से बर्नआउट के रिलेटेड जो कहना है, तो बार बार मैंने कहा कि मैं रूट्स पे लेके आता हूँ। फिर रूट्स के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर डालियों तक भी जाएंगे। लेकिन डालियां काटने से काम नहीं होगा, हमें जड़ों पे काम करना पड़ेगा। लेकिन टेम्पररी डालियां भी काटनी पड़ती है, तो उसके लिए फिर योगासन है, प्राणायाम है, कुछ मेडिटेशन की टेक्निक्स है जो मरहम लगाने का काम कर सकती है। लेकिन अंत में हमें रूट्स तक जाने के लिए अष्टांग योग सूत्र जो है, उपनिषद जो है, या फिर हमारे भारतीय जो आध्यात्मिक सार जो है, जिसमें सारी चीजें समाई है, वेस्टर्न से भी कुछ सार आता है तो वह भी हम स्वीकार करते हैं। जैसे जीसस ने एक जगह पे कहा था अपने एक शिष्य को कि लेट द डेड बरी देयर डेड, यू कम विथ मी। तो तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम मेरे साथ चलो। जिनको लगता है कि यही सब कुछ है, स्मशान में ही रहना है, तो उनको रहने दो, तुम मेरे साथ चलो। तो हम जहां पर वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं, तो इस सृष्टि में जहां जहां जो अच्छा है, आध्यात्मिक है, होलिस्टिक है, वह हम स्वीकार करते हैं और वह अपना ही समझते हैं। तो उस धर्म की बात हमारा भारतीयत्व करता है। तो जैसे अब मैंने पहले शुरुआत की थी कि कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने जड़ों तक आए तो एक्सेप्टेंस का भाव बढ़ेगा, और जैसे एक्सेप्टेंस का भाव बढ़ेगा तो वह भाव बढ़ने के बाद बर्नआउट का इशू, फिजिकल स्ट्रेस, फटीग, वो हमें ऐसे दिखाई पड़ेगा कि मरुस्थल में जैसे कोई छाव या कोई मृगजल हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन हम उससे परिचित हो गए कि अब मैं ये सपना देख रहा हूँ, एक हिसाब से रूपात्मक कह रहा हूँ कि सपने में हमें पता नहीं होता है कि यह सपना है, जब जागते हैं तो पता चलता है। लेकिन वह फीलिंग कॉन्शियस स्टेट में आ सकती है थ्रू योग और मेडिटेशन, कि जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ या वर्किंग लाइफ मेरी जो चल रही है उससे मुझे डिटैच होना है। तो जैसे कर्म योग के कुछ सूत्र मैंने कहना चाहा शुरुआत में, जिसमें फर्स्ट सूत्र कहा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बाद आता है, स्वीकार के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग। समझना बहुत जरूरी है। हम जैसे ही समझेंगे तो और ज्यादा रास्ते निकलने लगेंगे। तो एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद है नॉन डूअर स्टेट। हमें जब पता चलेगा कि ये तो बस निमित्त मात्र है, हम कुछ कर ही नहीं रहे। अब अगर हम देख सकते हैं तो हम सांसें भी नहीं ले सकते हैं, डाइजेशन भी नहीं कर सकते हैं, हम नींद भी नहीं कर सकते हैं, नींद हमें आती है। तो इतनी सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, ये टास्क मेरे से कंप्लीट नहीं हुआ, या ये गलती मेरे से हुई है। वो निगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों ले? क्योंकि जब हमें पता है कि इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम नहीं ले सकते, तो इतनी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हम बर्नआउट क्यों फील करें? तो फिर से वही आता है कि नॉन डोअर स्टेट अगर हम फील करते हैं ध्यान के माध्यम से, तो जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं वो फील करने लगेंगे ये तो बस निमित्त मात्र है। 8-9 घंटे का वर्क शेड्यूल जैसे कंप्लीट होगा तो सपना टूट जाएगा, फिर फैमिली का सपना शुरू होगा। तो उस हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक चाइना में एक फकीर होके गए, जो तिबेट में भी काफी प्रचलित है, मारपा और तिलोपा करके उनकी जोड़ी थी। तो जो गुरु शिष्य की परंपरा, तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि तुझे मैं अपना शिष्य बनाता हूँ, पर मैं जो कहूँगा वही तुझे करना है। तो उन्होंने उसको टास्क वो देते गए और उसको बस टास्क दिया था कि तुझे एक छोटी सी कुटिया बनानी है, घर बनाना है। तो उसने बनाना शुरू किया, घर बनाया, 2-3 साल लगे। उसके बाद उस गुरु ने कहा कि अब तुझे ये घर तोड़ना है। फिर वो कहा कि इतना मैंने सुंदर घर बनाया, वो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? लेकिन गुरु का आदेश था, तो उसने अपना फिर वापस घर तोड़ना शुरू किया। फिर से नया टास्क दिया कि तुझे ये घर जो है फिर से बनाना है। तो घर तोड़ना, घर बनाने का जो टास्क है वो चलता रहा।
आखिर में गुरु ने उसे कहा कि ये सारी चीजें खेल है, माया है, तो घर आप बनाओ, तोड़ो, यहाँ पे कोई घर बांध ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई नाव बना ही नहीं सकता, बस टेम्पररी है, टाइम बीइंग के लिए है, लेकिन टाइम बीइंग के लिए है, लेकिन वो उतना ही वैल्यूएबल है जितना परमानेंट चीज है। जैसे कि ये शरीर उतना ही वैल्यूएबल है जितनी आत्मा, क्योंकि आत्मा तक अगर पहुंचना है, सपोज आत्मा होती है या नहीं होती, ये डिबेट का विषय है साइंटिफिकली, लेकिन अगर आत्मा होती है तो आत्मा तक पहुंचने के लिए ये शरीर माध्यम है। शरीर हमें पता है मिथ्या है, एक दिन जाने वाला है, लेकिन वह इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आत्मा का इंपॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से अगर हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है थ्रू योग अगर रूट्स तक पहुंचे तो ये बर्नआउट का इशू बहुत कम होगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगेगी। और योग और ध्यान का पर्पस वही है कि हर व्यक्ति में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे जो पहले से उनके अंदर है। इनेट फीलिंग जो है वो बस जन्मजात जो सिद्धियां उनके अंदर छिपी हुई है वही बस बाहर निकालनी है। कोई किसी को यहाँ पर दे नहीं रहा है न ले रहा है, सबके अंदर वह परम तत्व उपलब्ध है। बस कभी कभी हमें दिए से दिया जलाना पड़ता है और कभी कभी अपो दीपो भव, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ करना पड़ता है। तो माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। तो हम जाएंगे समझ के साथ, जैसे नॉन डूअर कहा, उसके बाद आता है डिटैचमेंट, यानी जो हम जॉब कर रहे हैं वो डिटैचमेंट के साथ करना जरूरी है। उसके बाद आगे जाते हैं तो डिटैचमेंट, अंडरस्टैंडिंग, नॉन डूअर स्टेट, एक्सेप्टेंस, ये सारे भाव के साथ फिर आता है इनोवेशन। जब हम ये रिलैक्सेशन फील करेंगे सारे चीजों के साथ, डिटैच होकर काम करेंगे, तभी इनोवेशन जनरेट होगा, आविष्कारक वृत्ति डेवलप होगी। और जब आविष्कारक वृत्ति डेवलप होगी तो और दो सूत्र आते हैं, वह है सरेंडर भाव। तब पता चलता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग कहते हैं कि आपको लग रहा है कि मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनोवेट की है, लेकिन मुझे पता है कि मैं तो बस निमित्त हूँ और अगले जन्म में मुझे कुछ बनना है, मैं साइंटिस्ट नहीं बनूंगा, शायद मुझे प्लम्बर बनना पसंद है लेकिन साइंटिस्ट नहीं बनूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो वहां पहुंच गया है उनको पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वह बस निमित्त मात्र है। तो सरेंडर के बाद लास्ट में आता है वह है ग्रेटिट्यूड का भाव। सारी चीजें करने के बाद पता चलता है कि जितना मैंने जाना है उससे मैंने इतना ही जाना है कि जानने के लिए अभी अनंत शेष है और मैंने कुछ भी नहीं जाना है। और यह सारे सेम चीजें कही है न्यूटन ने भी। जब उनको पूछा कि आप इतने बड़े आविष्कारक है, साइंटिस्ट है, आपको कैसा लगता है, तो उनको लगता है कि उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन मुझे इस ज्ञान से इतना ही पता चला है कि जो मैंने जाना है उससे इतना ही जाना है कि जानने के लिए अनंत शेष है और मैंने अभी कुछ भी नहीं जाना है। यस। तो ग्रेटिट्यूड भाव के साथ जब हम जाएंगे, यानी जब कर्म योग पे चलेंगे, वर्किंग योगी हम बनेंगे, कॉर्पोरेट योगी बनेंगे। जो हमारे कोर्सेज भी है वर्किंग योगी, कॉर्पोरेट योगी रिलेटेड, अगर हम वर्किंग योगी बनते हैं, कॉर्पोरेट योगी बनते हैं, तो ये बर्नआउट की जो इशू है वो रहेगा ही नहीं। वो फिर डालियों को काटने का काम नहीं रहेगा, क्योंकि हमने जड़ों को पानी दिया है, जड़ें मजबूत हुई है, तो जो डालियां है वो पतझड़ में अपने आप गिर जाएगी नीचे, बर्नआउट अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा। तो बर्नआउट की जो आपने बात की उसके लिए मैंने रूट्स पे बात की ज्यादा, कि जो 7 कर्म योग के सूत्र है, अंडरस्टैंडिंग, इनोवेशन, एक्सेप्टेंस, नॉन डूअर स्टेट, ग्रेटिट्यूड, सरेंडर, ये सारे जो चीजें अगर हम मिला के ये दीप स्तंभ रख के अगर चले रास्ते पे, मतलब डेली रूटीन में, तो हमें बहुत ही कम लेवल पे प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आते हैं, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, वो भी गलत रास्ते पे होता है, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम तो आने चाहिए, तभी हमें समझ मिलेगी, सीख मिलेगी। इस हिसाब से जो बर्नआउट का इश्यू है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। और आगे बढ़ के मैं कहता हूँ कि जैसे हम योगा और मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, ये बातें शायद कुछ लोगों के ऊपर से जाए कि भाई अंडरस्टैंडिंग कैसे अचीव करना है। तो शुरुआत करनी है जैसे बच्चा शुरुआत करता है, उस हिसाब से कि बस यही पस्ती को आओ, बैठो और देखो, थोड़ा सा योगासन करो, प्राणायाम करो, ध्यान विधि करने की कोशिश करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। शुरू में बस योगासन से, प्राणायाम से शुरुआत कर सकते हैं। यस सर, यही बात है कि रूट्स को हेल्दी रखना ज्यादा जरूरी है। आपके इतने पॉजिटिव बातों को हमारे ऑडियंस भी समझेंगे और हम खुद भी समझ रहे हैं, बट इसमें से एक नेगेटिव पॉइंट भी आता है ना कि लोग योगा को बस एज ए स्ट्रेचिंग भी लेते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि योगा बस एक स्ट्रेचिंग है। इस टाइप की बहुत बातें आपको सुनने को मिलती होंगी, तो आप उस बारे में भी थोड़ा बताओ कि कैसा मिथ्स आपको सुनने को मिलता है कि योगा बस एक स्ट्रेचिंग काइंड ऑफ थिंग है, या ऐसा कुछ बात
जो आपको डेली लाइफ में लोग बोलते होंगे? जी, तो जो लोग समझते हैं कि योगा बस एक स्ट्रेचिंग है, तो वह एक प्रकार से सही ही समझते हैं, क्योंकि वो जो समझते हैं उनकी उसके पीछे धारणा अच्छी है, गलत नहीं है। कुछ लोग शायद निगेटिव भाव से समझते होंगे, लेकिन जो जिस भाव को पकड़े उस भाव से, अगर एक पूरा हाथी है, किसी को अगर पूंछ दिखाई दे तो कोई हर्ज नहीं, पूंछ को पकड़ के हमें यात्रा जारी करनी है। बस हमारा जो योग का जो मकसद है, आप कहीं से भी यात्रा शुरू करो, बस यात्रा शुरू करो। कोई भी धारणा हो, आप उसको फिजिकल एक्सरसाइज कहते हो, आप हाथ पैर हिलाने की कोई एक्टिविटी कहते हो, आप उसको फर्नीचर योगा कहते हो, कोई कुछ भी कहे, बस आप यात्रा शुरू करो। आओ तो सही, कम से कम एक बार आप यात्रा शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे यहाँ पर तो फुल स्टॉप लगता ही नहीं है, ये रास्ता है अर्ध विराम का, मतलब ये रास्ता कॉमा का है। यानी भारतीय अस्तित्व में, यानी भारतीय अध्यात्म में एक सूत्र है, नेति नेति चरैवेति चरैवेति, यानी जितना हमने जाना है वह कुछ भी नहीं है, यह इति नहीं है, यह एंड नहीं है, आगे चलते जाना है, चलते जाना है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। तो जैसे कोई अगर फिजिकल फिटनेस के लिए भी कहे, या बस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज योगा है वो भी कहे, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या है ही नहीं है। हर कोई अपनी अलग व्याख्या बना सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे अर्ध विराम है तो व्याख्या भी अधूरी होगी और व्याख्या होगी अनुपात में। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि ईश्वर है या नहीं, तो उन्होंने उस व्यक्ति को कहा नहीं, ईश्वर नहीं है। दूसरा व्यक्ति आया तो उसने भी वही पूछा कि ईश्वर है या नहीं, तो उन्होंने कहा ईश्वर है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने पूछा ईश्वर है या नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है। तीनों व्यक्तियों को अलग अलग उत्तर दिए गए और वो सारी बातें उनके जो शिष्य और उनके प्रिय सखा जो थे आनंद, वह सुन रहे थे। बाद में उन्होंने पूछा कि आपने तीनों को अलग अलग जवाब क्यों दिए। उन्होंने कहा कि इसका वैसे तो कोई जवाब नहीं है, हर किसी का अपना जवाब है, लेकिन मुझे उनकी धारणा तोड़नी थी, क्योंकि वो अपने मन में लेके बैठे थे कि ईश्वर है ही। तो जो मन में लेके बैठा था, मान लिया था उसने कि ईश्वर है, उसकी धारणा तोड़नी जरूरी थी, क्योंकि हम यात्रा कर रहे हैं जानने की ओर। तो जैसे ही उसकी धारणा टूटी कि नहीं ईश्वर नहीं है, तो वो ईश्वर की खोज में निकल पड़ा। जिसने माना था नास्तिक कि नहीं ईश्वर है ही नहीं, उसको मैंने कहा ईश्वर है, तो वो और डिबेट करने के लिए और खोजबीन करने के लिए आगे बढ़ा। तो जो आंसर्स है वो रिलेटिव हो सकते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी है क्वांटम फिजिक्स की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वह यह कहती है, उसमें एक सूत्र है, एक थ्योरी है, ऑब्जर्वर इंपैक्ट्स द ऑब्जर्व थिंग। तो जैसे ही हम अलर्ट होते हैं, गौतम बुद्ध ने उन तीनों को अलर्ट किया, जैसे ही हम अलर्ट होते हैं तो हम इजीली ग्रास्प करते हैं और समझने लगते हैं कि हाँ मुझे अब करना क्या है, तो अवेयरनेस बढ़ता है। तो योग का पहला सूत्र है अवेयरनेस। जो समझता है उनको समझने लो, उस यात्रा पे आने दो, फिर यात्रा में आने के बाद उनकी धारणाएं टूटती जाएंगी, उनको पता चलेगा अरे ये तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये तो बस शुरुआत थी। जैसे किसी के ऑफिस में जाना है, आपका ऑफिस सपोज 10th फ्लोर पे है और मुझे ऑफिस में आपके पहुंचना है, तो मैं ऑफिस में जाने के लिए घर से निकलूंगा तो मुझे मेरे गाड़ी का यूज करना पड़ेगा, रास्ते का यूज करना पड़ेगा, आपकी जो एलिवेटर है, लिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मैं लिफ्ट में बैठने के लिए निकला था। लिफ्ट में मैं बैठा, लेकिन मेरा मकसद अलग था। लेकिन ये सारी प्रोसेस है, तो स्ट्रेचिंग भी एक प्रोसेस है। आप स्ट्रेचिंग चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप आओ स्ट्रेचिंग करो, फिर उसके बाद आपकी जब जिज्ञासा बढ़ेगी, प्यास बढ़ेगी, तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेचिंग से कुछ नहीं होगा, मुझे और चाहिए, तो आप फिर शायद योगा में ही कुछ ढूंढो। तो आप योगा से योग तक आ जाए, योग से फिर ध्यान में पहुंच जाए, और ध्यान से आपकी जिज्ञासा बुमुक्षा में परावर्तित हो जाए समाधि की ओर। हमें पता नहीं अभी, लेकिन अष्टांग योग में आखिरी जो चरण है वो समाधि का है। तो यात्रा आप योगासन से करो, स्ट्रेचिंग से करो, फिर आगे चलते चलते आपको प्राणायाम दिखाई देगा, प्रत्याहार दिखाई देगा, धारणा दिखाई देगा, ध्यान, और फिर समाधि भी। और क्या पता जो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज है योगासन में, उससे पहले आपको और 2 सूत्र दिखाई दे, वह है यम और नियम, यानी मॉरलिटीज एंड इथिक्स ऑफ लाइफ, जो अष्टांग योग का पहला और दूसरा चरण है, यम और नियम। तो वो कहते हैं मॉरलिटीज एंड इथिक्स ऑफ लाइफ, तो जिसमें खुद को शुद्ध करना है, यानी शौच एक पार्ट है, फिर संतोष में आना है, यानी पहले सेटिस्फाइड होना है, एक लेवल पे समाधानी होकर यात्रा शुरू करनी है। नहीं तो हम कितना भी क्रेविंग करें,
हम फ्रस्ट्रेशन में ही गिरेंगे अगर हम सेटिस्फाइड कहीं नहीं होंगे तो ये सारी चीज जब अब स्ट्रेचिंग से शुरुआत करते हैं जो लोग वो करेंगे। लेकिन अगर दूसरे लेवल पे एंगल से समझाया जाए कि योगा स्ट्रेचिंग होता है क्या, तो योगा स्ट्रेचिंग नहीं होता है। योगा उससे बहुत अलग चीज है। लेकिन आपको लगता है कि स्ट्रेचिंग के थ्रू आना है, कहीं से आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है और आपकी धारणा बनी है कि स्ट्रेचिंग ही करनी है, तो आप आओ, क्योंकि स्ट्रेचिंग भी अभी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र अभी डेवलप हो रहा है कॉर्पोरेट लेवल पे, सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। यस यस एग्जैक्टली सर। तो अगर सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग यह सूत्र डेवलप हो रहा है तो उसके लिए सबसे रामबाण उपाय स्ट्रेचिंग बन सकता है। अगर किसी को लगता है कि योगा स्ट्रेचिंग है तो आप करो, स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। और उसको आप योगा समझ रहे हैं तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपको खुद को लाभ पहुंचा रहे हैं। किसी न किसी बहाने से आपको समझना जरूरी है कि अभी मैं शायद पैसिव स्मोकिंग कर रहा हूँ या फिर पैरेलल लेवल पे स्मोकिंग चल रही है, क्योंकि बैठने से बहुत ज्यादा व्याधि या फिर तकलीफ डेवलप होती है। अभी मैं देख रहा हूँ कॉर्पोरेट लेवल पे आजकल जैसे लोग पूरे टाइम ऑफिस के लिए चेयर पे बैठे रहते हैं, ऑफिस करते हैं। सो अगर कोई चाहे ये जानना कि उसके पास बस 5 मिनट है दिन के अपने ऊपर देने के लिए, सो आपका सर कौन सा टिप होगा या कौन सा योगा होगा या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होगा जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे उनको? बस 5 मिनट है पूरे दिन के। तो जैसे हम कॉर्पोरेट सेशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग अलग एक्टिविटीज हम कराते हैं। उसमें एक एक्टिविटी होती है स्पॉन्टेनियस, हम कराते हैं कि जैसे आईटी प्रोफेशनल्स है, वो अभी बड़े बड़े कंपनीज है जैसे एमएनसी, जैसे एमडॉक्स है, टीसीएस है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। अभी उनका वर्क कल्चर या फिर जो सिटिंग एडजस्टमेंट होती है वो एक फ्लोर पे 250-300 लोग बैठते हैं। हाँ सर। तो उनको वहां से उठा के 5 मिनट निकालना मुश्किल हो जाता है, आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते, 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते। लेकिन वहां पे बैठे बैठे कुछ समय जरूर निकाल सकते हैं वो, कि अपने चेयर पे बैठकर। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि एक एक्टिविटी ऐसी है कि ऑन फ्लोर सेशंस हम कराते हैं, जो स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी होती है। तो 250-300 लोग एक जगह पे बैठे हैं, तो वहां पे मैं जाता हूँ, उनको थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा सा अवेयरनेस डेवलप करते हुए फिर उनको उनकी जगह पे उठाता हूँ और कुछ स्ट्रेस बस्टर योगिक एक्टिविटी, प्राणायाम विधि हम कराते हैं वहां पर। तो वो एक्टिविटी उनको कराने के बाद, समझाने के बाद, फिर वो सारे एक्टिविटीज उनको 100% में से 45-50% समझ में आती है। उसमें से कुछ एक्टिविटी वो वर्क फ्लोर पे करते हैं आईटी प्रोफेशनल। तो वही सारे एक्टिविटीज में से पहले तो बेसिक एक्टिविटी है कि 5 मिनट में हमें करना क्या है। 5 मिनट में हमें कुछ भी नहीं करना है यह एक्टिविटी, क्योंकि 24 आवर तो हम कर ही रहे हैं। जब सोते हैं तभी शायद कुछ नहीं करते, लेकिन नींद में भी ड्रीम्स भी कुछ डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। लेकिन हमारा ये माइंडसेट ये हो गया है कि प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी, टाइम यानी प्रोडक्टिविटी, कुछ करना है कुछ करना है, लेकिन कुछ नहीं करना, ये रूट्स है कुछ करने के लिए। जब आप कुछ नहीं करेंगे यानी कि आप मन का उपवास करेंगे। शरीर तो उपवास करेगा, हमें पता है कि डाइट करने के फायदे, उपवास के फायदे शरीर को कितने हैं, लेकिन मन का उपवास कौन करेगा? तो लेट्स टेक अ योगा ब्रेक, हम ये कहते हैं वर्क फ्लोर पे। तो योगा ब्रेक लेने से पहले कम से कम 1 मिनट या 30 सेकंड्स आपको कुछ नहीं करना। आओ, बैठो और बस अपने आप में समा जाओ, बी इन दिस वेरी मोमेंट। तो ये बहुत सटल एक्टिविटी है और लगता है कि बहुत इजी है कि कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ये औषधि की तरह काम करती है। मन को हम उपवास यानी हम मन की डाइट करते हैं तो फिर वो अपने आप को हील करने लगता है मन, उसको खुद का समय मिलता है, मेंटेनेंस का समय मिलता है। नहीं तो हम कंटिन्यू उसको कुछ ना कुछ थॉट्स दे रहे हैं, वर्क रिलेटेड थॉट्स है, फैमिली रिलेटेड, पर्सनल इशू, कुछ ना कुछ थॉट्स आ रहे हैं, माइंड का जो पॉट है उसमें से जा रहे हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो है डूइंग नथिंग। तो डूइंग नथिंग का जो टास्क है, बस शांत होकर अपने चेयर पे बैठना है, आंखें बंद करनी है और कुछ भी नहीं करने का सोचना है। बस मन में सोचा कि मुझे कुछ नहीं करना है, अभी रिलैक्स होना है। ये इतना आसान नहीं होगा नहीं, लेकिन हम एक एक स्टेप जा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? आंखें बंद कर ली पहले, फिर दूसरा क्या कर सकते हैं कि आंखें बंद करने के बाद अलग अलग आवाजें सुनाई देगी, अलग अलग विचार आएंगे। फिर दूसरा टास्क होगा कि अपने सांसों पर एकाग्र करने की कोशिश करनी है मन को। आंखें बंद की, सांसों को देखना शुरू किया, आती जाती सांसों को देखने की क्रिया बस करनी है आंखें बंद कर। तो कुछ कर नहीं सकते, ये बहुत हार्ड है, तो फिर छोटा सा सटल टास्क दिया जाए कि आप सांसों को देखो। yes. तो सांसों को देखने की क्रिया, इसको जापान में कहा गया ज़ेन टेक्निक।
कि बस सांसों को देखना है। इसको हम यहाँ पर कहते हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा आनापान सति योग, आती जाती सांसों को देखने की क्रिया। यहाँ पर यौगिक टर्म में कहते हैं प्रणव प्राणायाम, बस सांसों को देखना है और फिर प्राणायाम में आगे बढ़ना है। तो 5 मिनट में पूरे के पूरे 5 मिनट आंखें बंद करके बस सांसों को देखा तो भी चलेगा, आपको बेनिफिट ही होगा। आप कम से कम 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना करके देखिए, बस कुछ नहीं करने की क्रिया, ये आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल सिद्ध होगी। लेकिन किसी किसी का माइंड ये मानेगा नहीं कि नहीं कुछ नहीं करने से क्या होगा, तो उनके लिए फिर दूसरी जो एक्टिविटी है वो है डीप ब्रीदिंग की। बस 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी है, इनहेल किया एक्सहेल किया, इनहेल किया एक्सहेल किया, डीप ब्रीदिंग, इनहेल करना और एक्सहेल करना। इसे एक सटल लेवल पे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। फर्स्ट प्रणव प्राणायाम, देन भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये प्राणायाम की जो एक्टिविटी है, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये 5 मिनट में 2 एक्टिविटी हम कर सकते हैं इन द बिगिनिंग और सटलर लेवल पे। और शुरुआत में ये करने में कोई हर्ज नहीं, आसान भी है। कोई अभी हमें जो सुन रहा है वो भी समझ जाएंगे कि 5 मिनट में करना क्या है। आंखें बंद करनी है, सांसों को देखना है और फिर डीप ब्रीदिंग करनी है। सर हमारे ऑडियंस को बहुत सारे आंसर्स मिल गए। लाइक लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते और 5 मिनट में अगर आप खुद को शांत कर पा रहे हो, वही बहुत ज्यादा गेन है आपके लाइफ के लिए। सर जैसे हमने अभी यंग प्रोफेशनल्स के बारे में बहुत बातें की, राइट, जो ऑफिस में काम करते हैं या डेली 9 to 5 करते हैं, बट सर स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बोलोगे? जैसे जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं नीट के लिए, जेई के लिए, जो अपने बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं, लाइक स्टूडेंट्स इज लाइक 16-17 के एज के होते हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताओगे कि वो अब खुद को कैसे कंट्रोल में रखे, शांत रखे, खुद को कैसे कंसंट्रेट करवा सके स्टडीज में, प्लस अपने हेल्थ के तरफ भी? आजकल जैसे स्टूडेंट्स लाइक बच्चे हमेशा फोन यूज करते हैं फॉर देयर स्टडीज, हमेशा लैपटॉप में बैठे रहते हैं, तो उसके लिए सर आप क्या बताओगे स्टूडेंट्स के लिए? जो मनुष्य है उसकी एवरेज हेलीकॉप्टर व्यू हम देखें तो 3-4 अवस्था होती है। तो फर्स्ट बाल्य अवस्था है, मतलब चाइल्डहुड होता है, उसके बाद और सटलर लेवल पे जाते तो टॉडलरहुड है, फिर किशोर अवस्था है, फिर यंग एज है, जैसे यूथ हम जिसे कहते हैं, फिर यूथ के बाद थोड़ी सी मैच्योरिटी की स्टेज आती है, फिर ओल्ड एज के और हम बढ़ते हैं। तो हम जो है एक नदी की तरह है, मतलब हम जो रुके हुए हैं, अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि करंटली आई एम इन दिस बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी, करंटली आई एम इन दिस बॉडी। तो कल जैसे मैं उठता हूँ तो लाखों सेल्स जो है वो मर चुके होते हैं मेरे बॉडी में और नए उतने ही उत्पन्न हो चुके होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा कहते हैं कि एवरेजली 7 से 10 साल में हमारी बॉडी अपने आप को पूरी तरह चेंज कर सकती है, कर लेती है। कुछ पार्ट जो चेंज नहीं होता है, जैसे जो ब्रेन का कॉर्टेक्स जो पार्ट है, कुछ वहां पर कुछ न्यूरॉन्स जो है वो अपने आप को बाय बर्थ टू एंड वैसे ही रखते हैं, वो चेंज नहीं होते। लेकिन जैसे हमारी स्केलेटल बॉडी है, बोन्स जो है 7 साल में अपने आप को चेंज कर लेती है। तो यानी मुझे ये कहना यहाँ पर ये है कि एवरीथिंग इज फ्लक्स हियर, एवरीथिंग इज चेंजिंग। अगर सारी चीजें बदलाव में है, परिवर्तन में है, तो अभी जो विद्यार्थी है वह विद्यार्थी दशा में है, यानी उनकी जो परिवर्तन की जो स्टेज है वो काफी शैलो है और काफी फास्ट है कंपेयर टू वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो सूत्र कर्म योगा में काम में आता है वो है डिटैचमेंट, और जो यूथ है या फिर स्टूडेंट्स है उनको जो सूत्र काम में आता है वो है सरेंडर। क्योंकि हम कितना भी करें, जो विद्यार्थी है वो अपने आप को डिटैच नहीं कर पाएंगे, उनको झोंक के देना ही होगा। तो भगवत गीता में जो एक सूत्र है, अलग तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, एस्केपिस्ट आर रियल सिनर्स, यानी जो पलायनवादी होते हैं वो शायद रियल सिनर्स हो। तो आइदर यू हैव टू स्किप इट और कॉन्कर इट। तो वर्किंग प्रोफेशनल स्किप कर सकते हैं, वो गौतम बुद्ध भगवान महावीर के मार्ग पे चल सकते हैं कि कुछ चीजें हमें स्किप करना है, लेकिन विद्यार्थी अवस्था मतलब युद्ध की अवस्था आपको कॉन्कर ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये विद्यार्थी अवस्था पार करेंगे तभी आप प्रोफेशनलिज्म की अवस्था में जाएंगे। तो यहाँ पर हर कोई अलग अलग तरीके के युद्ध में है, या तो यहाँ पर युद्ध का प्रिपरेशन चल रहा है या फिर कोई एक्चुअल युद्ध में है। तो वॉर जोन की तरह हमें यहाँ पर काम करना पड़ता है, और अनकॉन्शियसली हर कोई जो आईआईटी या फिर ये जो जेडब्ल्यू जो प्रिपरेशंस करते हैं जो बच्चे, वो वॉर जोन में ही होते, क्योंकि उनको सबकॉन्शियसली एक पीछे से पुश होता है कि कुछ भी करके तुम्हें क्रैक करना है, आगे बढ़ना है।
यहाँ पर नंबर्स लाने हैं, अच्छी कंपनी तुम्हें मिलनी चाहिए, या फिर फॉरेन में कुछ अच्छी कंपनी में तुम्हारा जॉब लगना चाहिए। ये सब कॉन्शियसली उनको सोसाइटी ने ढाल दिया होता। उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय वॉर जोन में उतरने के, बैटल फील्ड में उतरने के और सरेंडर करते हुए कॉन्कर करने के। Yes. तो समझ में आएगा उनको कि अब ये दूसरा कोई चारा नहीं है, अब हमें युद्ध ही करना है। लेकिन युद्ध फिर कैसे करना है वो समझना बहुत जरूरी है। युद्ध करना है एक स्नाइपर की तरह। स्नाइपर्स जो होते हैं वो पेड़ पर बैठते हैं और वो खुद को भी उनकी सांसों की आवाज सुनाई ना दे, उतने लेवल पे उनकी ट्रेनिंग होती है कि इतना कंट्रोल होता है। तो अगर हम युद्ध में उतरे हैं तो अपने आप पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो अपने आप पे मतलब किस पर, मतलब अपने एक्सेसरीज पर। तो विद्यार्थियों को समझना जरूरी है कि हमारे एक्सेसरीज क्या है। तो हमारे एक्सेसरीज है बॉडी, ब्रेथ और माइंड इन अ नटशेल। तो बॉडी, ब्रेथ और माइंड को हमें कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, तब हम अच्छी तरह से ये जो युद्ध है विद्यार्थी दशा का, जो स्टूडेंट्स है उनको भी कि बॉडी को प्रिपेयर करना है, माइंड को प्रिपेयर करना है और ब्रेथ को प्रिपेयर करना है। ब्रेथ का अपना अलग एक साइंस है। अगर हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो शायद हम अच्छी तरह से ग्रास्प ना कर पाए, शायद हिप्पोकैम्पस लेवल तक जो मेमोरी हम डेवलप कर रहे हैं वो पहुंच ना जाए। तो इसलिए अगर हम जो ब्रीदिंग करते हैं वो नेवल सेंटर तक जाती है तो हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी और जैसे ग्रास्पिंग बढ़ेगी तो जो कैचे मेमोरी में जो हमने मेमोरी स्टोर की है वो परमानेंट लेवल की जो मेमोरी हमारी होती है वहां पे जाएगी, क्योंकि हमने अवेयरनेस बढ़ाया है। और अवेयरनेस क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमने ब्रीदिंग अपनी डीप की है। तो डीप ब्रीदिंग जो है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है अगर उनको ये जो विद्यार्थी दशा का वार है वो जीतना है। यस सर, ये तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे पॉइंटर्स हो गए कि वो अपने बोर्ड्स पे या जब कंसंट्रेट करना चाहते हैं प्रॉपरली, क्योंकि आजकल इतना डिस्ट्रैक्शन है लोगों के पास कि वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। सर, इस बात से मुझे एक बात याद आई, जैसे आजकल लोग अच्छे कॉलेजेस से पास आउट करते हैं फ्रॉम IITs एंड ऑल दैट, जब वो ज्वाइन करते हैं अपनी कंपनी, हमें न्यूज में आजकल सुनने को मिलता है कि within 8-9 months people are committing suicides। सर, तो आप उस पे क्या करोगे? लोगों को बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट होने लग गया है, वर्थलेसनेस होने लग गई है कि वी आर नॉट गुड विद आवर वर्क, हम अपना 100% दे नहीं पा रहे, जबकि वो अपना 9 to 5 से भी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में जहां वो काम कर रहे हैं। सो आपका सर क्या सजेशन होगा कि लोग इतने हद तक ना जाए कि सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ जाए लोगों को? डालियां काटने के लिए तो बहुत सारे सॉल्यूशंस है, लेकिन फिर भी इसमें रूट पे अगर जाना है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्यार्थियों की अंडरस्टैंडिंग हमें बढ़ानी पड़ेगी। उनको खुद को भी, पेरेंट्स को भी और टीचर को भी कि अंडरस्टैंडिंग ये बढ़ानी है कि हम अपने आसपास कल्चर क्या डेवलप कर रहे हैं। हम अपने आसपास कल्चर जो डेवलप कर रहे हैं वो सेल्फिशनेस का है और कंपटीशन का कल्चर है। तो ये कल्चर तो फिर रिजल्ट तो देगा आपको। आप बोल रहे हैं कि मैं कंपटीशन और सेल्फिशनेस का कल्चर दूंगा और आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सुसाइड भी ना करें। तो कम से कम हम उनसे सुसाइड करने का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनको डाला हुआ है वहां पर, सुसाइड जोन में उनको डाला हुआ है और आप कह रहे हैं कि आप सुसाइड मत करो। ये तो गलत है, सुसाइड तो गलत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनको ज्यादा कोसने की जरूरत नहीं है, जरूरत है हमें जो समझते हैं उनको कोसने की, यानी पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है कि एक एक बच्चे को पकड़ के हम कितना समझाएंगे। लेकिन अगर हम वैसा कल्चर क्रिएट करें धीरे धीरे, शायद 10 साल लगे, 15 साल लगे, और वो भारतीय लोगों पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कंपटीशन की जगह कंपैशन, कॉन्शियसनेस और क्रिएटिविटी का कल्चर डेवलप करें। तो क्रिएटिविटी का कल्चर जैसे ही डेवलप करते हैं तो क्रिएटिविटी में कोई आंसर नहीं होता, ना कंपटीशन होता है। जो मोजार्ट है वो कह नहीं सकता कि माइकल एंजेलो के साथ मेरा कंपटीशन है। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो कह नहीं सकता कि मैडम क्यूरी के साथ मेरा कंपटीशन है। यहाँ पे तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। ये तो कंपटीशन कल्चर हमने बनाया, इसलिए लोग फिर सुसाइड की तरफ जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन में उनको लगता है कि मैं फेल हो रहा हूँ। फेल और पास का कल्चर हमने डेवलप किया है। इसके लिए ये सारी चीजें, ये सिम्टम्स है। सुसाइड ये सिम्टम है। सुसाइड जैसी टर्म भी शायद पहले उपलब्ध ना हो जब ये कल्चर ही ना हो। लेकिन ये कल्चर पे हम काम करेंगे, यानी रूट्स पे काम करेंगे, तो सुसाइड का कल्चर जो है वो अपने आप हील होता रहेगा, वो रहेगा भी नहीं। यस। तो सेल्फिशनेस और कंपटीशन की जगह
क्रिएटिविटी, कंपैशन, कॉन्शियसनेस हर विद्यार्थी को अपने में डेवलप करना है। और जैसे मैंने कहा कि सेल्फिशनेस, तो उसके जगह सेल्फलेसनेस को डेवलप करना है। आप कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, हमें करना वही है जो एक लालची व्यक्ति करता है, जो एक स्वार्थी व्यक्ति करता है, करना वही है, लेकिन स्वार्थ की जगह परोपकार की भावना रखनी है। खुद के लिए जीने की जगह हमें दूसरे के लिए जीने की भावना रखनी है। बस ये सारा खेल जो है भाव का है। अब जो हमारे सूत्र में उपनिषदों में जो सूत्र निकल के आता है और जो परमात्मा का सूत्र निकल के आता है, तो परमात्मा के लिए कहा गया है कि परमात्मा तो शायद भाव का भूखा हो। मतलब जो हम भाव क्रिएट करेंगे वह हमारे से पहले शायद वह उस तक पहुंच जाए, क्योंकि वो चराचर में है, अपने अंदर भी विराजमान है। तो जो भाव हम में उत्पन्न हो रहा है, तो हमें समझने से पहले उस तक वो पहुंच जाए। तो भाव बहुत जरूरी है। अगर हम क्रिएटिविटी का, कंपैशन का, कॉन्शियसनेस का भाव डेवलप करते हैं, तो फिर हम सेल्फिशनेस की तरफ, सुसाइड की तरफ या कंपटीशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे और हम एक हार्मोनी का कल्चर डेवलप करेंगे। अब हमें जो मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक लेवल पे कंपटीशन में थे, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट फिर कंपटीशन से अपने आप ही दूर होते गए। जैसे यहाँ पर अभी बात की जाए तो इलॉन मस्क जैसे लोग हैं या फिर मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग हैं, वो अपने आप ही कंपटीशन से बाहर निकल गए, ग्रेविटी फोर्स से बाहर निकल गए। अब वो बस फोकस कर रहे हैं कि इनोवेशन पे, और मैं और क्या जनरेट कर सकता हूँ, मेरे माध्यम से और क्या डेवलप हो सकता है। शायद उनको पता भी नहीं कि वो ये काम कर रहे हैं सेल्फलेसनेस का, वो कंपटीशन का काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने सिस्टम बिठा दिए। अब उनका बस काम है रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन का। वो उनको लगता होगा शायद कि मैं कंपटीशन में हूँ, लेकिन अभी वो कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। तो वही है कि एक लेवल पे कंपटीशन रहेगा, लेकिन विद्यार्थी समझेगा कि एक लेवल के बाद मैं भी कंपटीशन से बाहर हो जाऊंगा। जैसे जो रॉकेट होता है वो ग्रेविटी फोर्स को पार करता है, उसके बाद उसको फिर उस ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है जितनी ऊर्जा की जरूरत इस ओजोन लेयर और ग्रेविटी फोर्स को पार करने के लिए होती है। तो विद्यार्थी को समझना यह है कि अभी मैं भले ही कंपटीशन में हूँ, लेकिन एक समय आएगा जब मैं भी कंपटीशन से पार हो जाऊंगा। तो मुझे दूसरों के लिए करना है, मेरे पेरेंट्स के लिए करना है, मेरे सोसाइटी के लिए करना है, परिवार के लिए करना है। ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना रहेगी, तब सुसाइड का विचार नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, मतलब हम भी गरीबी से भी आए हैं, तो हम बचपन में हमारे भी ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और बहुत सारे प्रॉब्लम से हम गुजरे हैं, लेकिन उस समय हमें सुसाइड का थॉट नहीं आया, क्योंकि हमें पता है कि हमें छोटी बहन के लिए जीना है, हमें फैमिली के लिए जीना है, हमें अपने लोगों के लिए जीना है। जब ये थॉट सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में होता है, तब फिर सुसाइड का थॉट भी हमारे अंदर नहीं आता है। तो ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनको सुसाइड का थॉट भी नहीं छूता है, जबकि वो जो बच्चे सुसाइड का थॉट लेके बैठे हैं, उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रगल में, ट्रबल में, टेंशन में होते हैं, लेकिन उनको नहीं छूता है, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अवेयरनेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ नहीं, मुझे दूसरों के लिए करना है। तो वो ये थॉट लेके चलेंगे तो फिर सुसाइड का थॉट नहीं रहेगा। हाँ सर, बहुत सही बात बोली आपने कि बहुत कोई टेंशन में, बहुत लोगों के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, बट वो सुसाइड नहीं करते। बट जिनके पास खुद को, आई गेस लोगों को खुद को समझना जरूरी है, खुद को फ्रेश रखना जरूरी है, अपने आपने जैसे बोला कि रूट्स को हेल्दी रखना जरूरी है, अदरवाइज आपका ऐसा थिंकिंग हो जाता है आगे जाके। आप जैसे बोले कंपटीशन के बारे में, अभी हम लोग का पर्सनल लाइफ, जो प्राइवेट लाइफ है, वो पब्लिक में रह जाता है एक सोशल मीडिया के वजह से। लिंक्डइन आप तो देखे, अब लिंक्डइन जो भी देखते हैं उनको लगता है कि हम कुछ किए नहीं है जिंदगी, हम आगे बढ़े नहीं है, वो वर्थलेसनेस क्रिएट हो जाता है। तो आप सही बोल रहे थे कि कंपटीशन से निकलने से एटलीस्ट इंसान को अच्छा लगे। तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि अभी जो बिजनेस प्रोफेशनल्स है, तो कुछ लोगों को मुश्किल होता है मेडिटेशन करने में। जैसे मेरे फॉर एग्जांपल मेरे को मेडिटेशन करने में थोड़ा चिढ़ लगता है, आंखें बंद करने में चिढ़ आता है। तो आप क्या मतलब सिंपल सा चीज बता सकते हैं कि मैं एक छोटा सा स्टेप ले सकती हूँ टुवर्ड्स मेडिटेशन? तो जो हम करने जा रहे हैं उसको समझना जरूरी है। मेडिटेशन से हम समझते क्या है वो समझना जरूरी है कि हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं और नहीं होता है, मतलब हम क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं होता है। तो मेडिटेशन जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड है मेडिटरी या मेडिटेशियो, इससे वो डेवलप हुआ है मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन का मतलब हम डिक्शनरी में ढूंढेंगे, जो पहले लोग जो बोलते थे वो मतलब क्या था, कॉन्टेम्पलेशन, यहाँ पर चिंतन, मतलब कॉन्टेम्पलेशन करना, ये मेडिटेशन का मतलब था।
लेकिन अभी वो मेडिटेशन का जो मीनिंग है वो डेवलप हो गया है, और मेडिटेशन का मीनिंग है आंखें बंद करके बैठना। अभी लोग ये समझते हैं उससे, जबकि मेडिटेशन का वो भी मीनिंग नहीं है, और जो अभी लोग समझते हैं वो भी मीनिंग नहीं है, और जो उन्हें करना है वो अलग है। एक्चुअली उनको तो मेडिटेशन करना ही नहीं है। मेडिटेशन का मतलब तो होता है चिंतन मनन, यानी विचार विनिमय करना शांत बैठ के, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। लेकिन अकॉर्डिंग टू मासेस अभी जो मेडिटेशन का मतलब है वो है कि आंखें बंद करके बैठना। अब आंखें बंद करके बैठना मतलब कि एक एक्टिविटी है, क्रिया है। जबकि भारत में यहाँ पे लोग कंपेयर करते हैं मेडिटेशन मतलब ध्यान। शायद आप भी वही समझती होगी कि मेडिटेशन मतलब ध्यान, या जो लोग यहाँ पर जानते हैं मेडिटेशन को, वो भारत में जो मेडिटेशन को कहते हैं वो ध्यान कहते हैं। लेकिन ध्यान कंप्लीट अलग है, मेडिटेशन कंप्लीट अलग है। मेडिटेशन को हम अगर भारतीय भाषा में कहना चाहे तो कह सकते हैं निधि ध्यासन। निधि यानी कुछ असेट, और ध्यासन जिसके ऊपर हम मनन चिंतन श्रवण या फिर कुछ विचार विनिमय कर रहे हैं, ऐसी क्रिया मतलब मेडिटेशन। तो वो तो आप कभी भी कर सकते हो, और आप कर ही रहे हैं कि मेडिटेशन। अभी आंखें खुली रख के भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं कि हम विचार करना है ना, हाँ तो चलो आपका तो विचार चल ही रहा है, थिंकिंग तो चल ही रही है। लेकिन मेडिटेशन जो आप मुझे पूछ रही है कि मुझे मेडिटेशन करना है, तो वो करना कैसे है? सबसे पहले तो मेडिटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि अभी हमारा माइंड इतना डेवलप हो चुका है, मतलब माइंड में इतने गार्बेज थॉट्स है और इतने क्वालिटी थॉट्स भी है, लेकिन मन का जो कैपेसिटी है, जो हार्ड डिस्क है, वो बहुत ज्यादा लेवल पे भर जाती है हर रोज। तो फिर हार्ड डिस्क फुल होने के बाद हम कहते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कहते हैं कि तुम अपने आप को रिलैक्स करो। तो इतनी हार्ड डिस्क भरने के बाद उधर जब कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है तो सीपीयू तो काम करता ही रहेगा, क्योंकि हार्ड डिस्क ने उसको काम दिया है। तो ये होगा नहीं। तो करना क्या है कि सबसे पहले अपने बॉडी को थकाना है, यानी बॉडी की एनर्जी रिलीज होने के बाद फिर काम आता है मन का। फिर आप धीरे धीरे आराम से आंखें बंद कर सकते हैं। यानी पहले बॉडी का फटीग रिलीज करना है, बॉडी की जो एनर्जी है वो रिलैक्स करनी है, रिलीज करनी है, एनर्जी को काम लेवल पे लेके आनी है। उसके लिए फिर कुछ योगिक एक्टिविटी बॉडी के लिए। तो पहले आपको बॉडीली एक्टिविटीज करनी है, फिर आपको ब्रीदिंग की एक्टिविटी करनी है, फिर आपको आंखें बंद करके प्रत्याहार की एक्टिविटी करनी है, यानी सेंसेस को अंदर खींचना है, वो अलग एक्टिविटी। अभी हम ध्यान मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो पहले आप योगिक एक्टिविटी कीजिए, फिर प्राणायाम कीजिए, फिर मेडिटेशन के लिए बैठिए। आंखें बंद करके आपको तकलीफ होती है, चिड़चिड़ होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरुआत में आंखें खुली रख के बैठिए, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेजुअली जाना है। और अगर हम कुछ शुरुआत में ही, अगर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और अगर हम 10th स्टैंडर्ड की किताब पढ़ने लगे, तो हम तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और हमारी धारणा अलग बन जाएंगी, अरे ये तो मेरे लिए नहीं है, तो फिर हम शायद मेडिटेशन छोड़ दें। जबकि मेडिटेशन वो नहीं है जो आप समझ रही थी, मेडिटेशन बहुत अलग है, लेकिन हमने पकड़ा कहीं बीच में से और वो ट्राई किया और वो हमें समझा ही नहीं, तो हमें लगा कि नहीं ये तो मेरे लिए नहीं है, फिर हम छोड़ देते। तो पहले शुरुआत से पकड़ेंगे, शुरुआत से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिजिकल फिटनेस की ओर, मेंटल साइकोलॉजिकल फिटनेस की ओर, फिर मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे और फिर ध्यान की ओर बढ़ेंगे। तो आप जो बोल रही है कि मेरा मेडिटेशन नहीं होता है, तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब होता है कॉन्टेम्पलेशन। लेकिन जो आप बोल रही है मुझे मेडिटेशन का मतलब, तो हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। जैसे हम नींद नहीं कर सकते, नींद लगती है, इट हैपन्स टू अस, वैसे ही हम ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान में हम उतरते हैं, ध्यान हमारे साथ घटित होता है। तो आपने सही कहा कि मेडिटेशन मेरा होता ही नहीं है, क्योंकि सही बात है, आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। आप क्या, मैं भी मेडिटेशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन करने की चीज है ही नहीं है, मेडिटेशन में उतरने की चीज है। जैसे नींद हम कर नहीं सकते, लेकिन नींद की तैयारी जरूर कर सकते, प्रिपरेशन कर सकते हैं ना नींद में जाने का, कि भाई बिस्तर बिछाया, प्रॉपर रेस्ट किया, अपने आप को प्रिपेयर किया नींद में जाने के लिए। तो वही करना है हमें कि मेडिटेशन के प्रिपरेशन में उतरना है। तो मेडिटेशन का प्रिपरेशन आपको करना है, मेडिटेशन नहीं करना है, क्योंकि हम मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। जिसको आप मेडिटेशन समझ रही है, मैं वो बोल रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन मतलब आंखें बंद करके बैठना और फिर होता ही नहीं मेरे से, तो वो होगा भी नहीं। आपसे क्या, बहुत लोगों से नहीं होता है वो, बहुत हार्ड टास्क है। क्योंकि जो मेडिटेशन जिस समय प्रयोग होता था एंशिएंट वर्ल्ड में, जैसे अगर हम गौतम बुद्धा के ईरा की बात कहें, तो उस समय का माइंड बहुत रिलैक्स था, सीधा साधा सरल था। लेकिन अभी का जो मन है उसको कैथारसिस करने की जरूरत है, डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, तब शायद कहीं ध्यान हो जाए, तब शायद कहीं हम मेडिटेशन में उतरे। तो पहले आपको मेंटल कैथारसिस करना,
फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन करना जरूरी है, अपने आप को रिलैक्स करना जरूरी है। फिर रिलैक्सेशन की एक्टिविटी करने के बाद फिर आप मेडिटेशन का ट्राई कीजिए, तो शायद जो आप बोल रही है कि डिस्टर्बेंस जो आ रहा है वो नहीं आएगा। लेकिन ये लंबी यात्रा है, 2-3 मिनट में हम नहीं समझा सकते और नहीं समझ भी सकते। लेकिन इनिशियल लेवल पे इतना कहता हूँ कि पहले बॉडी प्रिपेयर करना, ब्रीदिंग प्रिपेयर करना, फिर माइंड का थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन थ्रू योगिक एक्टिविटीज, और फिर मेडिटेशन में उतरना, तो शायद आपका मेडिटेशन होने लगे। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे को पर्सनली मेडिटेशन से बहुत नफरत था पहले, लेकिन अभी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है। बिकॉज आपको तो पता होगा वर्क कल्चर में बहुत स्ट्रेस होता है और लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस का वो है ही नहीं एक्चुअली। अभी जो भी काम करते हैं इधर अपना लाइफ खराब कर लेते हैं, नहीं तो दोस्तों से दूर हो जाते हैं, पर्सनल सर्कल टूट जाता है, स्ट्रेस के वजह से हो कि काम के वजह से हो, बॉस ने बुला दिया ऑफिस, मेरे को छोड़ना पड़ेगा वगैरह। तो आप क्या सजेस्ट कर सकती है स्ट्रगल, ये स्ट्रेस को हैंडल करने में? कोई टिप्स, कोई वेलनेस प्रैक्टिसेस? क्योंकि ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल चीज है। और आपने तो अभी हम लोग सुसाइड के बारे में बात कर रहे थे, कुछ कंपनी से सबसे हाईएस्ट रेट होता है, जैसे कि EY वाला केस हुआ था। तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, क्या आपका ओपिनियन होगा इस पे? जी, तो ओपिनियन मेरा इस बारे में ये है कि केसेस अलग अलग हो सकती है, सिचुएशंस अलग अलग बन सकती है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इनेट रिसोर्सेस है, जो जन्मजात रिसोर्सेस है, उन्हीं को हथियार बना के हमें यहाँ पर लड़ना है स्मार्टली। तो स्मार्ट बिहेवियर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टूल आपको, मुझे और हम सबको यूज करना जरूरी है और करना ही चाहिए, तभी हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे। और वह इंपॉर्टेंट टूल है सेंस ऑफ ह्यूमर। तो सेंस ऑफ ह्यूमर को हमें एज अ टूल लेना है। कोई भी अनवांटेड सिचुएशन है, उसको सेंस ऑफ ह्यूमर को आगे रखते हुए, शील्ड बनाते हुए हमें इस्तेमाल करना है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनी कि ऑकवर्ड फीलिंग है या फिर हमारे ऊपर ब्लेम किया जा रहा है, तो उस समय प्रैक्टिस से हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होना चाहिए, और उस सिचुएशन से हम अपने आप को सेंस ऑफ ह्यूमर के हथियार से कैसे बाहर निकाल सके, वो हमें ढूंढना है। क्योंकि मैच्योरिटी, सीरियसनेस, बहुत बार क्या हो जाता है, डिसीजेस बन जाते हैं सीरियसनेस भी। क्योंकि ऐसे सीरियसनेस कहीं कहीं जगह पे जरूरी है, लेकिन सीरियसनेस इंसानों के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पे समझने के लिए आए हैं। शायद ये पिकनिक स्पॉट हो, जब हम नींद से जागते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो सपना था। वैसे ही जब हम बॉडी को छोड़े तो हमें पता चले शायद अरे हम तो सपने में थे। जैसे हम अभी कॉन्शियस लेवल पे बात कर रहे हैं, तो उसे योग कहता है जागृत अवस्था। कॉन्शियसली हम बात कर रहे हैं, बीच बीच में शायद आप सबकॉन्शियस लेवल पे जा रही हो। जैसे जो हम दोनों, जैसे पल्लवी मैम और हम बात कर रहे हैं, तो शायद आप कैथलीन मैम थोड़े लेवल पे सबकॉन्शियस माइंड पे जाके विचार करके वापस आती हो कॉन्शियसली। ये होता होगा सबकॉन्शियसली। जैसे हम बाइक चलाते हैं, तो जब बाइक की आदत होती है तो हम सबकॉन्शियसली भी बाइक चला लेते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जो बाइक सीखता है वो बहुत कॉन्शियस होता है, उसको पता नहीं है। तो ये कॉन्शियस स्टेट, सबकॉन्शियस स्टेट है। उसके बाद नींद में जाते हैं तो ड्रीमिंग स्टेट होती है। फिर उसके बाद सुषुप्ति की अवस्था आती है, यानी ट्रांस अवस्था, जिसमें ना सपने होते ना कॉन्शियस स्टेट होती है। तो हम स्टेट वाइज जीते हैं। तो जैसे जागृत अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था, उसके बाद सुषुप्ति की अवस्था, और उसके बाद आगे जाके एक अवस्था होती है, वो होती है तुरीय अवस्था अकॉर्डिंग टू योग। यानी हम तीनों चीजों पे जागते हैं। जागृत अवस्था में जागते हैं, फिर वैश्वनार अवस्था यानी कॉन्शियस स्टेज पे जो है वो जागते हैं, तेजस अवस्था में जागते हैं यानी ड्रीमिंग में, फिर हम जागते हैं सुषुप्ति में यानी ट्रांस में, और फिर तीनों में जागने के बाद हम चौथे लेवल पे पहुंचते हैं एज अ स्टेट, मेंटल स्टेट। हमारा जो चित्त है चौथे लेवल पे पहुंचता है, वो है तुरीय अवस्था। तो जैसे ही कोई तुरीय अवस्था में पहुंचता होगा, क्योंकि हम तो अभी पहुंचे नहीं है, तो हम शक्यता में ही बात कर सकते हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि हम तो तीनों स्टेट पे जीते हैं, कॉन्शियस, फिर उसके बाद ड्रीमिंग और फिर सुषुप्ति। इन तीन अवस्था में हम ज्यादा जीते हैं, और कॉन्शियस का जो पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड। तो ये अलग अलग स्टेट में हम जीते हैं। तो बस जैसे पहले कहा कि रूट्स में हम पहुंचते हैं, तो सेंस ऑफ ह्यूमर के माध्यम से हम अपने आप को डिटैच करके, ये जो सिचुएशंस बन रही है डेली रूटीन लाइफ में कॉर्पोरेट लेवल पे,
यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये तो बस टेम्पररी लेवल पे है। जैसे हम घर पे जाएंगे तो ये सपना टूटने वाला है, फिर वापस जॉब पे आएंगे तो फिर वापस ये सपना नया शुरू हो जाएगा। तो हम माइंडली डिटैच रहते हैं तो हम आसानी से स्नाइपर की तरह काम कर सकते हैं, और फिर हम सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज कर सकते हैं, क्रिएटिविटी का यूज कर सकते हैं, सेल्फलेसनेस का यूज कर सकते हैं, उसके बाद एक्सेप्टेंस का यूज कर सकते हैं। और फिर किसी ने अगर हमें ऑफेंड किया या फिर हमारा अपमान भी किया तो वो भी हम बचा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा हो ही नहीं रहा है। अगर आप लेगे ही नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आपको पता चल गया कि जिसको बुरा कहा जा रहा है वो मैं हूं ही नहीं, वो तो बस मैं नदी में उस जगह पे ठहरा था तो वो मैंने ग्रहण कर लिया। जैसे ही मैं उसी जगह पे वापस नदी में कल सवेरे ठहरूंगा तो नदी का तो पानी निकल गया। कोई भी आदमी एक ही नदी में हर बार नहीं रुक सकता। हर दिन नई नदी होती है, जो नदी होती है वो नई होती है। हम एक ही नदी में हर रोज नहीं रुक सकते। वैसे ही हर दिन नया है, वैसे ही कॉर्पोरेट कल्चर में हर दिन नया है। तो हम क्या मान के चले कि नहीं इसकी वजह से बुरा मुझे लगा, या फिर ये मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे बॉस ने कुछ बोला। ये तो चीजें, ये तो नदी में हम फ्लो कर रहे हैं तो कोई हमें आके टकराएगा, कोई मछली टकराएगी, अलग अलग एनिमल्स जो क्रिएचर्स होते हैं वो मिलेंगे ही हमें। और हम कह रहे हैं कि मैं नदी में हूं लेकिन नदी की कोई भी चीज मुझे छूनी नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट कल्चर में हैं और फिर हम कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर की कोई भी चीज मुझे छूनी नहीं चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वो रूल के ऑपोजिट होगा। हमें छुएगा तो जरूर सारी चीजें, लेकिन हमें डिटैचमेंट के साथ एंटर करना है। और जब हम पहल करेंगे खुद होके कि नहीं, मुझे पता है कि मेरे जो फैमिली है वो भी टेम्पररी है, मेरे फ्रेंड्स है वो भी टेम्पररी है, तो उसी हिसाब से ये मेरे जो कॉर्पोरेट फ्रेंड्स है वो भी टेम्पररी है, क्योंकि मैं खुद ही टेम्पररी हूँ। यहाँ पे कोई भी परमानेंट घर नहीं बना सकता, ये हमें पता है। इतने सारे बड़े बड़े लोग कह के गए कि जीसस से लेकर, लाओ त्सु से लेकर, जरथुस्त्र से लेकर, गौतम बुद्ध, महावीर, श्री कृष्ण से लेकर सारे लोग जो कह के गए हैं वो तो यही बात है ना कि यहाँ पे मत नाव बांधो आप। यहाँ पे हम नाव बांध ही नहीं सकते। तो उसी सूत्र को पकड़ के कॉर्पोरेट लाइफ अगर जिएंगे, ये सारी चीजें टेम्पररी है, और फिर हम पिकनिक स्पॉट में अगर है तो फिर क्यों ना दूसरे के लिए हैप्पीली जिया जाए। 2 कदम, अब जैसे जीसस ने कहा कि जीसस को किसी ने कहा कि आपकी जो गॉड्स का पैराडाइज है वहां पे किसको एंट्री है, कौन पहुंचेगा। मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, लेकिन उनका जो सार है आप समझिए। तो उन्होंने कहा कि जो 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। जब नेक्टार बढ़ रहा है, अमृत का जहां पर अमृत बढ़ रहा है, वहां पर जो व्यक्ति 2 कदम पीछे हटेगा वो मेरे गॉड्स के पैराडाइज में जाएगा, वो वहां पर भगवान के आश्रय में जाएगा। कौन व्यक्ति जो 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार है, कब? जब अमृत बढ़ रहा है, मतलब जो शाश्वत हो सकता है, मतलब वो कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी वो अमृत पीने से, तब भी वो आदमी 2 कदम पीछे हट रहा है तो वही आदमी गॉड्स के पैराडाइज में जाएगा। ये तो बहुत डीप बात है, लेकिन हमें भी समझने के लिए यहाँ पर यह है कि जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में भी 2 कदम पीछे हटेंगे तो अपने आप अस्तित्व जो है 10 कदम हमारी ओर चलने लगेगा, क्योंकि वो सूत्र हमने फॉलो किया क्वांटम फिजिक्स का, क्वांटम स्पिरिचुअलिटी का हम कह सकते हैं। क्वांटम स्पिरिचुअलिटी का रूल ये है कि आपको 2 कदम पीछे हटना है, और फिजिकल वर्ल्ड का रूल ये है कि अगर मुझे पैसे पाने हैं तो 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, 2 कदम पीछे हटके तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्वांटम स्पिरिचुअलिटी जिसमें रिलेशंस भी आते हैं, वहां पर मुझे 2 कदम पीछे हटना है। तो शायद बाय प्रोडक्ट फाइनेंस भी जनरेट हो, बाय प्रोडक्ट। तो जो आप कह रही है कि जो डेली सिचुएशंस बनते हैं उसमें हमें फिर से कर्मयोग के रास्ते पे चलना है, रूट्स को पकड़ना जरूरी है। क्योंकि हम कितनी बार बताएंगे, कितनी बार स्वाध्याय करेंगे, शायद आप और हम साथ में ना हो, शायद कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ में ना हो कि जो आपको गाइड कर सके या फिर डिस्कस कर सके, आपका फ्रेंड बन सके, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई भी बन सके, ऐसा कोई शायद ना मिले आगे। तो फिर अपो दीपो भव, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। आपको खुद को ही जो चीजें मिली हुई है उसको तराशना पड़ेगा, खुद के हथियार बनाने पड़ेंगे। और फिर एक मूवी आपने शायद देखी होगी, शायद बहुत फेमस भी है, एकोपोलिप्टिस शायद इसका नाम है। जो जंगल में एक सीन होता है, जो व्यक्ति होता है उसके पास वो अकेला होता है। पहले तो उसकी पूरी बिरादरी कबीला होता है, लेकिन बाद में वो अकेला ही बचता है। तब उसको खुद को ही रास्ता निकालना पड़ता है। जब वो अपने पूरे टीम के साथ होता है तो वो बहुत रिलैक्स होता है, उसको पता है कि बहुत चीजें हैं। लेकिन जैसे उसको पता है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ और मुझे ही मेरे लाइफ को पार करना है,
तो वैसे हम सब अपने लाइफ में अकेले हैं और अपने लाइफ की नाव हम खुद ही पार लगा सकते हैं। बाकी तो बस छोटे छोटे दिए बन जाएंगे कि जब हमारा तेल खत्म होगा, ऑयल जब खत्म होगा, थोड़ा रहेगा तो हम दूसरे से थोड़ा लेवल पे उधार ले सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें ऑयल खुद का अपने आप जनरेट करना है और हमारी जो लो है, दिया है, वो भी खुद को ही जलाना है। तो फिर से हमें कर्मयोग पे चलना है और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से आप हम कर्मयोग की जो स्वाध्याय है, किताब है, उसके ऊपर उसको पढ़े। और उसकी ऐसी कोई एक किताब नहीं है, लेकिन जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है उसमें कर्मयोग की कहीं कहीं पे व्याख्याएं या फिर रूपरेखा हमें मिलती है। जैसे उपनिषद है, भगवद गीता है, ब्रह्मसूत्र है, वेद है, या फिर अभी जो साइंटिफिकली लोग लिख रहे हैं, या हम बाइबल, कुरान, कहीं पर भी हमें कहीं से भी कुछ भी मिले तो वो हमें अपने लाइफ में यूज करना है। तभी हम उनको धन्यवाद दे पाएंगे हमारे क्रिया के द्वारा। नहीं तो बस हम कहेंगे कि नहीं बाइबल बहुत अच्छा है, उससे कुछ होगा नहीं। आप जब तक उसमें से कुछ सूत्र अपने लाइफ में जो आपको अच्छे लगते हैं वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे अपने लाइफ में, तब तक उसमें भी जीवितता नहीं आएगी, अलाइवनेस नहीं आएगा। नहीं तो वो भी एक डेड किताब की तरह रह जाएगी। हमें उसने कहा है कि आप खुद मुझ में जान डालो। हम लोग वो है कि जो उस चीज का यूज करके उसमें जान डाल सकते हैं। तो हमें अलाइवली जीना है, मतलब जीवित होकर जीना है। बहुत बार हम बेहोश होकर जीते हैं, मोनोटोनस, क्योंकि सवेरे उठे, चलो अब ये करा, फिर ये करा, फिर ये टास्क, फिर ये टास्क। सारे लोग, मतलब शायद मैं भी, बहुत लोग भी सबकॉन्शियसली ही जीते हैं, ये टास्क मोनोटोनस ही जी रहे हैं। लेकिन हमें ब्रेक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जब जागो तब सवेरा। तो हम कभी भी जागे तो सवेरा समझ के हमें आगे बढ़ना है। तो आपका जो क्वेश्चन था उस रिलेटेड थोड़ा मैंने इलेबोरेट किया, लेकिन आखिर में आना वही है कि हमें ही 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, तब अपने आप चीजें हील होने लगेगी और अपने अनुरूप होने लगे। जैसे आपने बोला ह्यूमर होना चाहिए। ह्यूमर अभी के टाइम में तो बहुत मुश्किल है, सब सीरियस रहते हैं, तो वो एक बड़ी चीज है सीखने के लिए। अभी टाइम कम हो रहा है करके आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा लाइट हार्टेड, क्योंकि हम लोग बहुत भारी भारी टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। तो एक है कि आपके पास कौन सा वेलनेस टिप है जो आप चाहते हैं कि सब यूज करें, मतलब ये मैंडेटरी अच्छी चीज है। अभी तो आपको पता होगा कि अलग अलग टाइप के योगा आ रहे हैं, जैसे कि इंडिया में तो हम लोग का जैसे योगा है वैसे होता है, सूर्य नमाज वगैरह। अभी वेस्टर्न देखने से देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा, पपी योगा रहता है, गोट योगा रहता है। आपका ओपिनियन क्या है उसमें, और वुड यू रेकमेंड कि लोग ट्राई करें? अगर आपके लिए सूटेड है तो जरूर यूज इट। तो आपके 2 क्वेश्चन थे, एक तो वेलनेस के लिए क्या करना है रेगुलरली। तो हमारी जो टीम है, हमने एक अलग कॉन्सेप्ट डेवलप किया है योग में, जिसे हम कहते हैं धिवो योगा। धिवो जो वर्ड है वो हमने पहले से था, लेकिन हम अपने हिसाब से उसकी मीनिंग डेवलप की। धी यानी संस्कृत वर्ड है, यानी अंडरस्टैंडिंग, समझना जरूरी है। और धिवो यानी वन हु इज वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझने के रास्ते पे चल रहे हैं वह धिवो। तो उस हिसाब से धिवो क्रियाज हमने डेवलप की। धिवो क्रियाज में क्या है कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है वो ज्यादा बोर्डम को पसंद नहीं करता है, उनको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है उनके मन के लिए, क्योंकि वो खुद से आगे अपना मन रखते हैं। और बाय प्रोडक्ट वो हो भी गया है कि मन पहले आ जाता है और मन कहता है कि मुझे कुछ लॉलीपॉप चाहिए। तो मन को जब लॉलीपॉप देते हैं तो फिर वो शांत बैठता है और फिर असली योग शुरू हो जाता है। तो जो आपने कहा इसमें से फिर दूसरा जो क्वेश्चन था वही है कि अलग अलग योगा के जो नाम आ रहे हैं वो तो आएंगे ही, क्योंकि लोगों का मन डिमांड कर रहा है। फिर लोगों के मन को कोई ना कोई लॉलीपॉप तो देना पड़ेगा, फिर लोग इसी में से उठा के निकालेंगे कि गोट योगा होगा, बियर योगा होगा, कुछ ना कुछ होगा ही। तो हम किन किन के मुंह को हाथ लगाएंगे? नहीं लगा सकते, लेकिन वो चलो शुरुआत कर रहे हैं उस हिसाब से। और जो चीज शुद्ध होती है उसमें कितना भी मिलावट किया जाए वो मिलावट नहीं हो सकती। जो आदमी रास्ता तय करता है कि जाना है मुझे योग तक, तो रास्ते में शुरुआत में तो सब गलत चीजें या फिर अलग चीजें, हम उसको शायद गलत भी ना कहे, अलग चीजें तो छोटी छोटी दिखाई देगी। तो उससे शुरुआत करते हैं। जैसे वेस्टर्न कल्चर में कैपिटलिज्म है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी है, फिर पब कल्चर है, सारी चीजें हैं। लेकिन उसके बाद कुछ लोग वहीं पे अटक जाते हैं, और जो उसमें से निकल के बाहर आते हैं फिर वो शुद्ध अध्यात्म में आते हैं, फिर उनकी रियल स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। और फिर पतंजलि योग सूत्र का जो सूत्र है वो काम में आता है, अथ योगानुशासनम, नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योग। अब आओ,
तुमने शराब छोड़ी, तुम्हें पता चला कि ये गलत थी, तुमने ये सब अलग हिप हॉप कल्चर छोड़ा, पता चला ये गलत है, अब आओ योग के मार्ग। क्योंकि तुम जब तक अनुभव नहीं करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मैंने तुमको बहुत बार समझाया कि ये ठीक नहीं है, लेकिन तुम माने नहीं। कुछ चीजें जो है वो अनुभव करके ही समझ में आती है, और कुछ चीजें दूसरों के अनुभव से समझ में आती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, जितने व्यक्ति है उतनी प्रवृत्ति है, तो उस हिसाब से वो तो निकलेगा ही बाहर अलग अलग नाम। लेकिन वो जैसे ही यात्रा कंटिन्यू करेंगे तो वो फिर जो बेस है योग का वहां पर पहुंचेंगे। अब वेलनेस के लिए जैसे मैंने कहा, पहले फिर से आता हूँ कि जो दिवो योगिक क्रिया हमने डेवलप की है, तो वो योगिक क्रिया आपको हमारे यूट्यूब चैनल है, उसके बाद हमारे यूडेमी के कोर्सेस है, वहाँ पर भी अवेलेबल है। फ्री कोर्सेस हमने रखे हैं। अब तक मैंने पर्सनली अराउंड 5 लाख से ज़्यादा लोगों तक मैं पर्सनली योग और ध्यान के माध्यम से पहुँच चुका हूँ। और ये जर्नी जो मैंने शुरुआत की थी वो सेल्फलेसनेस के साथ और इस भाव से शुरुआत की थी कि दूसरे के हाथों को मेहंदी लगाते लगाते खुद के हाथ भी रंग जाए, इस भाव से शुरुआत की। तो फिर कहीं पे मैं कॉर्पोरेट में भी जाता हूँ सेशंस लेने, तो वो पूछते हैं कि सर आपकी फीस क्या है, तो मैं कहता हूँ कि वैसे मेरी तो कुछ फीस नहीं है, लेकिन आपका अगर किसी ने कहा कि नहीं हमारी पॉलिसी है देना पड़ेगा, तो मैंने कहा कि जो भी आपको लगता है वो आप एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। तो आज भी पहले से लेकर आज तक मैं वही रूल फॉलो कर रहा हूँ। शायद आगे जाकर वो ब्रेक हो, मुझे पता नहीं, लेकिन अभी वही रूल है कि जो आपको लगता है मेरी एक्टिविटीज और जो सेशंस देखकर वो आप दे सकते हैं। मैंने पर्सनली ये कहा कि उद्देश्य हमारा जो है वो हायर है कि दूसरे के हाथों को मेहंदी लगानी है योग और ध्यान की, तो वो उस हिसाब से हम निकले हैं। तो वेलनेस के लिए टिप्स मेरी यही रहेगी कि आपको तो पहले समझना है, योग का थोड़ा सा अध्ययन शुरुआत कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स योग और इसमें एक्टिविटी कर रहे हैं उनके साथ जुड़िए, क्योंकि संगत जो है मतलब आपका फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे है, तो फ्रेंड सर्कल जो है वो आप होलिस्टिक बनाइए। आपका जो एग्जिस्टिंग सर्कल है वो अच्छा ही है, नहीं भी तो आप उसका अच्छा तराशिए, लेकिन एक नया सर्कल बनाइए जो कंप्लीटली होलिस्टिक है, योग और ध्यान के माध्यम पे, रिसर्च के माध्यम पे जो चल रहा है वो सर्कल बनाएंगे तो फिर आपकी जो यात्रा है योग की वो चलने लगेगी। तो टिप्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूडेमी के कोर्सेस है, वो रेफर कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी विस्तार से बताई गई है, उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर आने के लिए और हम लोग को ये टिप्स बताने के लिए। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स किए, जैसे कि जनरल क्वेश्चंस हो गए, हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन हो गए, हमारे पर्सनल क्वेश्चंस हो गए। तो दिस हम लोग को नया लुक देगा टुवर्ड्स योगा, क्योंकि हम तो पर्सनली नहीं थे इतना इन्वेस्टेड योगा में। अब सुन के अच्छा लग रहा है, हमको करने का मन भी है, वो पहला स्टेप लेने का मन भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। थैंक यू सर, काफी सारे आंसर्स का क्वेश्चंस का आंसर वी गॉट। सो हमारे ऑडियंस को भी, स्टूडेंट्स हो, यंग प्रोफेशनल्स हो, सबको सबके आंसर्स मिल जाएंगे थ्रू दिस। एंड डेफिनेटली सर का कोर्स लेने के लिए। यस क्योंकि अब हम फिजिकली ज़्यादा नहीं रीच कर सकते, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, एआई है, फिर ऑनलाइन कोर्सेज हम डेवलप कर सकते हैं, तो क्यों ना फिर किया जाए। तो इसलिए 24 आवर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कंपाउंड हो रहे हैं थ्रू ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, तो उसका लाभ हर किसी को लेना चाहिए, जो स्पिरिचुअल सेक्टर में हो, कमर्शियल में हो, कॉर्पोरेट में हो, कहीं पर भी हो। यस डेफिनेटली सर, थैंक यू सर। आपके कंपनी को और आप दोनों को, अमरीन मैम, पल्लवी मैम, कैथलीन मैम, तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जर्नी इस माध्यम से शुरुआत हुई है तो ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये यात्रा है। ऐसे निमित्त से हम मुलाकात होती है, मिलते हैं, और फिर जर्नी शुरुआत होती है, कारवां बनते जाता है। क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारतीयों की कि हमें सबको इसके साथ जोड़ना है। फिर जिसको पसंद है वो अपने अपने हिसाब से लेगा। समंदर है योग, समंदर में से कोई अपना एक लोटा उठा के लेगा, कोई एक ड्रम लेगा, जितना उसको लेना है वो उतना लेता रहेगा। हमारा तो कुछ है नहीं, सब यहाँ से पहले से ही पड़ा हुआ था, बस उसी को उठा के हम अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। तो आप भी साथी है, मैं भी साथी हूँ इस यात्रा में, और हम बस निमित्त मात्र है। इस माध्यम से, इस भाव से आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।